हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। सो गाइस, जिसका हम इतने दिनों से वेट कर रहे थे, फाइनली वो एग्ज़ाम आपका हो गया है। और काफ़ी स्टूडेंट्स से मुझे यही सुनने को मिला कि एग्ज़ाम जो था वो टफ़ था, बी पार्ट था वो लेंदी था, और सी पार्ट में जो क्वेश्चंस थे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं थे। मतलब जिन टॉपिक से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं उन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। जैसे कि अपने मैथमेटिकल फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो मस्ट रहता है कॉम्प्लेक्स से, लेकिन मुझे सुनने को मिला कि कॉम्प्लेक्स से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। तो मतलब जो एक्सपेक्टेड था ना, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके नहीं थे, तो उसी वजह से एग्ज़ाम को हम टफ बोल सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि जो पैटर्न था वो चेंज कर दिया। पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस से ही आपके क्वेश्चंस आए थे। जो भी आपका सिलेबस है नेट जेआरएफ का, उसी से पेपर बनेगा। हाँ, अब वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड कर रहा है कि वो कौन से पार्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फिजिक्स का नेट का एग्ज़ाम आप सिर्फ 1-2 महीने पढ़ के क्वालिफाई कर दो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड एग्ज़ाम नहीं रहता। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए कि जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो ना, वो इस तरीके से कवर करो कि उससे अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है ना, तो आपका छूटना नहीं चाहिए। थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। तो ये तो बात थी एग्ज़ाम के पैटर्न की, कि जो पेपर था वो टफ आया था, लेंदी आया था। तो वो सभी के लिए होता है, उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ कम चली जाएगी, अगर पेपर इजी आता तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाती। लेकिन दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या सुनने को मिल रही थी कि जो सिस्टम था वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हुई है कि उनका सिस्टम रुक रहा था, बीच में 1-2 बार रुका है। किसी पे क्वेश्चन ब्लर हो रहे थे, किसी का कैलकुलेटर ठीक से वर्क नहीं कर रहा, और ऊपर से जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो दोनों लैंग्वेज में एक साथ गिवन है। तो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग है वो, कि आपको स्लाइड करके क्वेश्चन देखना पड़ रहा है, फिर उसके ऑप्शन देखने पड़ रहे हैं, और एक साथ पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो टाइम कंज्यूमिंग है वो, और दिमाग भी उससे कहीं ना कहीं ख़राब होता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने हाथ में है नहीं। अपने हाथ में फ़िलहाल क्या है कि या तो हम इन प्रॉब्लम्स को याद करके रोएं कि ये हो जाता तो अच्छा हो जाता, वो हो जाता तो शायद अच्छा हो जाता, या फिर जो अपने अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन पे हम फोकस करें। तो अभी क्या करना है, इस टाइम पे आपका जेस्ट का एग्ज़ाम आने वाला है अगले मंथ में, तो उस पे आपको फोकस करना चाहिए। अब सिलेबस, क्योंकि आप टच में हो, अगर ज़्यादा गैप पड़ जाएगा तो आपको फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। अभी आप सिलेबस के टच में हो, अपनी कंटिन्यू पढ़ाई कर दो जेस्ट के लिए। और जेस्ट अगर आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाता है अच्छी रैंक के साथ, कोई नहीं पूछने वाला कि आपका जेआरएफ हुआ कि नहीं। देखो, पेपर टफ था तो वो सबके लिए टफ था, वो उसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। उसके लिए क्या होगा, कट ऑफ डाउन जाएगी। अगर आपका कम अटेम्प्ट हुआ है तो वो सभी का ही कम अटेम्प्ट हुआ होगा। अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। जो मेन बात है वो क्या है कि गलतियां नहीं होनी चाहिए। जितना अटेम्प्ट किया है उतना लगभग ठीक होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होता कि सारा ठीक होता है, 1-2 क्वेश्चन तो गलत होते हैं, बट अगर मोस्टली क्वेश्चन आपके ठीक हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। अभी क्या सोचना है कि जो जेस्ट का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें ये सब गलतियां ना हो। एक तो आपका पेपर ऑफलाइन होने वाला है जेस्ट का, और जेस्ट जो है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उसमें सिलेक्शन के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। वो कैसे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं जेस्ट एग्ज़ाम के लिए वो नियरली हाफ होते हैं जो नेट जेआरएफ के लिए अपीयर करते हैं उनके कंपैरिजन में। और दूसरा, सिलेबस भी जेस्ट का काफ़ी कम है नेट के कंपैरिजन में। सिलेबस अगर आप देखो तो उसमें सिर्फ जो 6 मेन सब्जेक्ट्स हैं आपने, वो सिर्फ हमसे पूछे जाते हैं, और उनमें से भी जो नेट का सिलेबस होता है उससे काफ़ी कम सिलेबस आपका होता है जेस्ट का। एटॉमिक मोलिकुलर, न्यूक्लियर पार्टिकल, और जो कंडेंस मैटर फिजिक्स या हम सॉलिड बोलें, ये 3 सब्जेक्ट आपके जेस्ट में नहीं पूछे जाते हैं। जो 6 मेन सब्जेक्ट हैं सिर्फ वही सिलेबस है। अगर नेट का वो वाला सिलेबस आपने कर लिया, रिवाइज कर लिया, तो वो मोर देन इनफ हो जाएगा जेस्ट के लिए। और अगर पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं लेस देन इक्वल ही होता है नेट के कंपैरिजन में। मतलब नेट से, नेट के जैसा बोल लो, या फिर उससे कहीं ना कहीं लेवल कम ही होता है जेस्ट के एग्ज़ाम का। और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जेस्ट के अंडर, वो बहुत अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। तो अगर आपकी रैंक अंडर 100 आती है जेस्ट में,
तो लगभग सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। और अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा और फेलोशिप आपको जेआरएफ वाली ही मिलेगी। फिर कोई नहीं पूछने वाला कि आपका जेआरएफ हुआ या नहीं हुआ, आपका गेट हुआ कि नहीं हुआ। तो जेस्ट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मैंने मेरे साथ एक ऐसी स्टूडेंट भी देखी है जिसका सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ, और गेट में उसकी रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 1000 के करीब है। और जेस्ट में उसकी कितनी रैंक आई है? फर्स्ट रैंक आई है। वो किस लिए आई है? क्योंकि उसने जेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ाई करी है। ऐसा नहीं है कि उसने नेट के लिए पढ़ाई करी उसके बाद उसने पढ़ाई करी नहीं। हम क्या करते हैं जनरली, मैं मेरी बता रही हूँ, मैंने नेट जेआरएफ के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया, फिर मैंने जैसे ही एग्ज़ाम हुआ 10-15 दिन की मैंने छुट्टी ले ली, फिर उसके लगभग 1 महीने बाद अपना गेट का एग्ज़ाम आता है। तो गेट के एग्ज़ाम के लिए मैंने क्या किया, फिर 10-15 दिन पढ़ के गेट का एग्ज़ाम मैंने दे दिया। फिर गेट का एग्ज़ाम देने के बाद फिर मैंने 5-6 दिन की छुट्टी ले ली और 5-6 दिन पढ़ के फिर मैंने वही पढ़ के फिर मैंने जेस्ट का एग्ज़ाम दे दिया। तो वो जो लेवल रहेगा ना गेट और जेस्ट का मेरे कंपैरिजन में, मतलब मेरा नेट जेआरएफ का पेपर था वो अच्छा गया था, उसके लिए मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी। बीच में अगर हम गैप ले लेते हैं तो अपनी जो एफिशिएंसी है ना कहीं कम हो जाती है। तो जो गैप होना था वो हो गया, 2-3 दिन का गैप आपने ले लिया, 2-3 दिन आपने सोच लिया एग्ज़ाम के बारे में, अभी नहीं सोचना। तो अभी तो नेट एग्जाम्स में जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हुई आपको भूल जाना चाहिए और नेक्स्ट टारगेट पे आपको मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि जितना उन प्रॉब्लम्स को आप याद करते रहोगे आप कहीं ना कहीं आपके जेस्ट एग्जाम से पीछे हट रहे हो। फिर जितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, जो हो गया 2-3 दिन का वो सबका होता ही है। अभी क्या करना है, अभी आपको पूरा अपनी पढ़ाई की तरफ मूव ऑन कर जाना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है कि उन्होंने नेट जेआरएफ के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है और अब उनका फिर से रिवीजन करने का मन नहीं हो रहा, तो उनको कैसे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, वो जेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करें और उनसे ये देखें कि किस टॉपिक का क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो उसी टॉपिक को फिर वो अच्छे से कवर करें। वो इस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बट मेनली आपको करना क्या है कि आपने नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर किया है, गेट के लिए प्रिपेयर किया है आपने, तो आपकी तैयारी इस टाइम पे अच्छी है, तो उसी तैयारी को आपको कंटिन्यू रखना है ताकि आपका जेस्ट का एग्ज़ाम नेट और गेट से अच्छा जा सके। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, अपना पढ़ाई पे फोकस करना है। जो भी हुआ जैसा भी हुआ टाइम निकल जाता है, 2-3 दिन सबके लगते ही हैं उसमें। तो एक और बात क्या है कि बार के फॉर्म अभी तक निकले हुए हैं, तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो जाके अप्लाई कर दो। उसकी जो लास्ट डेट है वो 21 फरवरी है। और आप ये ध्यान रखो कि जो गेट का ऑप्शन है उसमें उसको आप ज़रूर से ज़रूर चूज करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बार का एग्ज़ाम हमारा नहीं होता लेकिन गेट में हमारी अच्छी रैंक होती है, तो गेट के बेसिस पे भी आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी बार की। तो दोनों ऑप्शन आप चूज कर दो। तो जो अपना रेगुलर सिलेबस है उसको हम कंटिन्यू रखने ही वाले हैं और मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी हेल्प मैं आपकी करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and all the very best for your preparation.